नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है और जिनका पेपर 4 है तो उन लोगों का यह S4 है। इससे पहले S3 तक डाल दिया गया, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। आज S4 में एक्सरसाइज 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज 6 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाए। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और आगे कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, अगर कोई भी मिलता है तो आप लोगों को वो भी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर ही आएगी। तो आप हिस्ट्री ऑनर्स का जो है ये लास्ट वीडियो है, उसके बाद आप लोगों का जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर आप लोगों का 1 जून के बाद ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों का है पहला, यह आप लोगों का पहला विलियम तृतीय है। विलियम तृतीय तथा मैरी इंग्लैंड के सिंहासन पर 13 फरवरी 1689 ईस्वी को बैठे। कब बैठे? 13 फरवरी 1689 ईस्वी को, अर्थात वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले। और विलियम तृतीय की मृत्यु कब हुई? तो 1702 ईस्वी में विलियम तृतीय की मृत्यु हुई। और मैरी की मृत्यु कब हुई? 1694 ईस्वी को, अर्थात मैरी पहले मर गई, उसके बाद विलियम तृतीय मरा। तो मैरी की मृत्यु 1694 में हुई और विलियम तृतीय की मृत्यु 1702 ईस्वी में हुई। और विलियम तृतीय के बाद गद्दी पर बैठी थी रानी एन, और रानी एन जो थी वो स्टुअर्ट वंश की थी। किस वंश की थी? तो स्टुअर्ट वंश की थी रानी एन, और यह अंतिम थी। और रानी एन जो है 1702 से लेकर 1714 ईस्वी तक शासन की। और फिर 1701 ईस्वी में एक कानून आया था, उत्तराधिकार का नियम, जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि हैनोवर वंश का शासक बैठेगा। तो हैनोवर वंश का उस समय रानी थी सोफिया। तो सोफिया जो है वो एन से मरने से पहले ही मर गई थी। तो सोफिया का पुत्र था जॉर्ज प्रथम। कौन था इसका पुत्र? जॉर्ज प्रथम। तो फिर ये गद्दी पर बैठा। कब बैठा? तो ये गद्दी पर 1714 ईस्वी में बैठा, जब रानी एन की मृत्यु हो गई थी तब जॉर्ज प्रथम बैठा था 1714 ईस्वी में। तो चलिए अब आगे कहानी देखते हैं। विलियम तृतीय का दादा कौन था? विलियम तृतीय का दादा विलियम द साइलेंट था। और जिसमें जिसमें टिक किया रहेगा वो आप लोगों को पूरा याद करना है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और विलियम तृतीय का जन्म कब हुआ? 1650 ईस्वी में। विवाह कब हुआ? तो इसका विवाह मैरी के साथ हुआ 1677 ईस्वी में। और विलियम तृतीय हॉलैंड का शासक था, काल्विन का यह समर्थक था। किसका समर्थक था? काल्विन दल का समर्थक था, हॉलैंड का शासक था। और विलियम तृतीय का वित्त मंत्री था चार्ल्स मॉन्टेग्यू। कौन था? चार्ल्स मॉन्टेग्यू इसका वित्त मंत्री था। इसमें आप लोगों के लिए बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं, इतना ऊपर वाला, बाकी ये सब पढ़ लीजिए एक बार। मैग्ना कार्टा ये इंग्लैंड का है, ये सारा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैग्ना कार्टा वो 1215 ईस्वी में आया। पैटिशन ऑफ राइट 1628 ईस्वी में आया। महान विरोध पत्र 1641 में आया। विद्रोह कानून 1689 ईस्वी में हुई। सहिष्णुता अधिनियम 1689 ईस्वी में आया था। त्रिवर्षीय अधिनियम 1694 में आया। प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता 1695 में मिली। अर्ल ऑफ टिरोकोनल कैथोलिक थे। अर्ल ऑफ त्रिकोनेल कौन थे? कैथोलिक थे। 1 जुलाई 1690 को जेम्स द्वितीय तथा विलियम की सेना में युद्ध हुआ। जेम्स द्वितीय कौन है? वही स्टुअर्ट वंश का शासक जेम्स द्वितीय जो 3 साल तक शासन किया, वो। और विलियम, ये विलियम तृतीय की बात कर रहा है। विलियम तृतीय की सेना को के बीच युद्ध हुआ, जिसे बोयन का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध? बोयन का युद्ध कहा जाता है। इसमें जेम्स द्वितीय पराजित हुआ, अर्थात विलियम की जीत हुई। और फिर चार्ल्स द्वितीय के समय में 2 दल हो गए थे, विग और टोरी। किसके शासनकाल में विग और टोरी दल हो गए थे? तो चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में। और ये जो रानी एन है जो कि 1702 से लेकर 1714 तक शासन की थी, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसका जन्म 1665 ईस्वी में हुआ। सिंहासन पर यह बैठी थी 1702 से 1714 ईस्वी तक। विवाह हुआ था डेनमार्क के राजा जॉर्ज के साथ। कब? तो 1683 ईस्वी में हुआ था। बच्चे इसके 18 बच्चे कुल हुए, लेकिन सारे मर गए। और 11 साल फिर एक और बच्चा हुआ जो कि 11 साल होने के बाद फिर वो भी बीमारी के कारण मर गया। तो फिर यह सोचने लगी कि मैंने अपने पिता के साथ धोखा किया, क्योंकि इसका पिता जो था जेम्स द्वितीय के साथ इसने यह धोखा की कि यह जाके विलियम के साथ मिल गई थी। आपको पता ही है, तो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। बस इसलिए वो इसका राजकाज में मन नहीं लगने लगा और धीरे धीरे इसकी तबीयत खराब हो गई और फिर 1714 में मृत्यु हो गई। तो और एन जो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का एकीकरण हुआ था। एन के शासनकाल में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का एकीकरण हुआ था, और दल प्रणाली का विकास हुआ था। राजनीति पर साहित्य का प्रभाव हुआ था। ये सब इसके प्रमुख उपलब्धियां हैं रानी एन की। और गोडोल्फिन जो है वो मंत्री था रानी एन के समय में। कौन मंत्री था? गोडोल्फिन। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ये फिर सिंहासन पर बैठी, जन्म। ओके, अब नेक्स्ट, स्पेक्ट्रेट का संपादक एडिसन। एक स्पेक्ट्रक है, स्पेक्टेटर,
उसका संपादक है एडिसन। एडिसन है वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना। क्या बना? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना। और एडिसन जो है वो व्हिग दल से संबंधित था। गोडोल्फिन यहाँ जो आप लोगों को बताया था, ये जो मंत्री था रानी एन के समय में, गोडोल्फिन का मित्र कौन था? तो जॉन चर्चिल था। जॉन चर्चिल, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चिल है, अर्थात इस पर आप लोगों को नज़र बना कर रखनी है क्योंकि ये बहुत चर्चिल है। गोडोल्फिन का मित्र था जॉन चर्चिल, जो कि मार्लबरो के नाम से भी जाना जाता है। और गोडोल्फिन ने पारित किया था 1707 ईस्वी में एकीकरण नियम। इसी ने एकीकरण नियम पारित किया था जिसके तहत स्कॉटलैंड का एकीकरण हुआ था। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना 1695 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1695 ईस्वी में। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? तो एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या थी उस समय? एडिनबर्ग। अब आगे चलते हैं, आगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट देखिए। स्कॉटलैंड की संसद ने 1702 ईस्वी में सुरक्षा नियम एक्ट ऑफ सिक्योरिटी पारित किया। कब पारित किया? 1702 ईस्वी में एक्ट ऑफ सिक्योरिटी पारित किया। एकीकरण नियम 1707 ईस्वी में आया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों का एकीकरण हुआ था, जिसके कारण यह ग्रेट ब्रिटेन कहलाने लगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों जब मिल गए तो इन दोनों जब देश मिल गया तो इस देश को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? ग्रेट ब्रिटेन। और इस दोनों देश के मिलने से इसका जो राष्ट्रीय ध्वज बना उसे यूनियन जैक कहा जाने लगा। क्या? यूनियन जैक। अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, जिसे रॉबर्ट हार्ले भी कहा जाता है। रॉबर्ट हार्ले को क्या कहा जाता है? अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब आगे देखते हैं। सेंट जॉन, उसको जो है विस्काउंट ब्रोलिंग ब्रुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्काउंट ब्रोलिंग ब्रुक। और विस्काउंट ब्रोलिंग ब्रुक अर्थात सेंट जॉन को बुद्धिमान धूर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धिमान धूर्त। और ये दोनों ने मिलकर अर्थात अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड और सेंट जॉन ये दोनों ने मिलकर टोरी मंत्रिमंडल की स्थापना की थी। टोरी मंत्रिमंडल की स्थापना की थी, टोरी दल की नहीं, टोरी मंत्रिमंडल की स्थापना की थी। अब आगे ओकेजनल कन्फर्मिटी एक्ट पारित हुआ था। कब? 1711 ईस्वी में पारित हुआ था। ये टोरी दल ने पारित किया था। सिज्म अधिनियम से 1714 ईस्वी में पारित किया गया। यूट्रेक्ट की संधि ये 1713 ईस्वी में पारित की गई। उस समय सेनापति कौन था? ड्यूक ऑफ आर्मंड था। कौन था? ड्यूक ऑफ आर्मंड, ये सेनापति था। तो ये यूट्रेक्ट की संधि है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेट आप लोगों को याद रखना है और इसके रिलेटेड आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोगों को इस पर नज़र बना के रखनी है। यूट्रेक्ट की संधि 1713 ईस्वी में हुई थी। लुई 14वां, वह जो फ्रांस का शासक था, उसका सेनापति था लग्जमबर्ग। कौन था? लग्जमबर्ग। अंग्रेजी उत्तराधिकार का युद्ध, जिसे ऑक्सबर्ग लीग का युद्ध भी कहा जाता है, वह 1689 से 97 ईस्वी के बीच हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट, स्कॉटलैंड में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो विस्काउंट डंडी कर रहा था। विस्काउंट डंडी स्कॉटलैंड में विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। बीची हेड का युद्ध, जो कि 1690 ईस्वी में हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। बीची हेड का युद्ध, और इसमें फ्रांस विजय हुआ था। और ला हेग का युद्ध, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, इसमें इंग्लैंड विजय हुआ था। और इंग्लैंड का सेनापति कौन था? रसल। नेमूर पर अधिकार, यह 1695 ईस्वी में हुआ, इसमें इंग्लैंड विजय हुआ। रिस्विक की संधि 1697 ईस्वी में हुई, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई, ये रिस्विक की संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध, जिस तरह ब्रिटेन के उत्तराधिकार पारित हुआ था 1701 ईस्वी में, उसी तरह स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था स्पेन में। तो स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध में स्पेन का राजा कौन था? चार्ल्स द्वितीय को बनाया गया था, जो कि उस समय चार्ल्स द्वितीय विकलांग यानी राजा था। चार्ल्स द्वितीय देख लीजिए, ये ग्रेट ब्रिटेन का नहीं है, ये ग्रेट ब्रिटेन का अर्थात ब्रिटेन जो इंग्लैंड का था, इसका शासक चार्ल्स द्वितीय भी था, आप लोगों को पता ही है। लेकिन ये चार्ल्स द्वितीय स्पेन का अलग शासक है, नाम सेम है, बस शासक अलग अलग है, अर्थात चेहरा इन दोनों का अलग अलग है। स्पेन का राजा कौन था? चार्ल्स द्वितीय। स्पेन के उत्तराधिकार का जब युद्ध हो रहा था उस समय राजा चार्ल्स द्वितीय था, जो कि विकलांग था और इसका कोई पुत्र नहीं था, इसके कारण उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसने जो एक वसीयत बनाई, जिसमें लुई 14वां का पौत्र अर्थात लुई 14वां का पोता फिलिप को सब कुछ दे दिया, सब कुछ ये जो अपना वसीयत बनाया उसमें कह दिया। और चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो गई 1700 ईस्वी में। कब हो गई चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु? 1700 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं। विलियम ऑफ ऑरेंज ने इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पुर्तगाल, सेवाय ये सब को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र बनाई, अर्थात ग्रेट एलियंस बनाया, ये सब मिलके। और इस सब का जो सेनापति कौन था? जॉन चर्चिल था। ये जो ग्रेट एलियंस बनाया था ना, एलायंस, इसका सेनापति कौन था? जॉन चर्चिल था। और जिसे ड्यूक ऑफ मार्लबोरो की उपाधि भी दी गई थी। आप लोगों को बताया था कि मार्लबोरो चर्चिल को कहा जाता है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ेंगे। तो जॉन चर्चिल को ड्यूक ऑफ मार्लबोरो भी कहा जाता है, जो कि सेनापति था इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मन राष्ट्र और पुर्तगाल और सेवाय ये सब को मिलाकर जो एक संधि हुई थी मित्र राष्ट्र की, तो उसे ही उसका सेनापति था जॉन चर्चिल, जिसे ड्यूक ऑफ मार्लबोरो कहा जाता है। ब्लेनहिम का युद्ध 1704 ईस्वी में हुआ था, मार्लबोरो इसमें विजय हुआ था। जिब्राल्टर पर अधिकार 1704 ईस्वी में हुआ था, जल सेनापति रुक
था उस समय। रेमलीज का युद्ध यह 1706 ईस्वी में हुआ था। अलमंजा का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। मालपलाके का युद्ध 1709 ईस्वी में हुआ था। और ये सब जब युद्ध हो रहा था, ये सब युद्ध मित्र राष्ट्र अर्थात ये सब राष्ट्र और फिर फ्रांस के बीच हो रहा था। ये सब राष्ट्र और वर्सेज मतलब एक तरफ फ्रांस था और बाकी ये सब था, तो इस सब का युद्ध इसी कारण हुआ था। आप आगे पढ़ते हैं। 1711 में मार्लबरो पदच्युत हो गया, पदच्युत इसको कर दिया था मार्लबरो को। मार्लबरो कौन था? तो वही जॉन चर्चिल था। इसको 1711 ईस्वी में पदच्युत कर दिया गया। तब फिर आर्मंड सेनापति बना। कौन सेनापति बना? आर्मंड सेनापति बना। आगे बढ़ते हैं। आगे है यूट्रेक्ट की संधि। देख लीजिए, आप लोगों को बताया था कि यूट्रेक्ट की संधि इंपॉर्टेंट है। यूट्रेक्ट की संधि 1713 ईस्वी में हुई। किसके किसके बीच हुई? तो इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और स्पेन के बीच हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और स्पेन के बीच यूट्रेक्ट की संधि हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि स्पेन का राजा फिलिप को बनाया। फिलिप कौन? वही लुई 14वां का पोता फिलिप को बनाया गया। मतलब ये सब देश स्वीकार कर लिए। अब आगे पढ़ते हैं। इंग्लैंड द्वारा अमेरिका में उपनिवेश। इंग्लैंड जो है अमेरिका में अपने कई उपनिवेश स्थापित किए थे। देख लीजिए कैसे। रेले ने एलिजाबेथ के शासनकाल में एक स्थान खोजी थी जिसका नाम वर्जीनिया रखा था। तो आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव जब न्यू बुक आप लोग पढ़ लेंगे उसमें आया होगा कि अमेरिका में सबसे पहले उपनिवेश किसके शासनकाल में आया था? तो एलिजाबेथ के शासनकाल में ऐसा ऑब्जेक्टिव था। और उसने क्या नाम रखा इस उपनिवेश का? वर्जीनिया रखा। और वर्जीनिया में आलू और तंबाकू का प्रमुख केंद्र था। किसका प्रमुख केंद्र था? आलू और तंबाकू का प्रमुख केंद्र था। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। बाल्टीमोर ने स्थापित किया मैरीलैंड, यानी अर्थात इंग्लैंड द्वारा अमेरिका में स्थापित उपनिवेश था। एक बाल्टीमोर नामक आदमी था जिसने स्थापित किया था मैरीलैंड की। और रॉबर्ट हीथ ने बसाया कैरोलिना को। किससे बसाया? कैरोलिना। रॉबर्ट हीथ ने एक जगह बसाया जिसका नाम रखा उसने कैरोलिना। और कैरोलिन से एक शासक की पत्नी का भी नाम है, आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 1497 में हेनरी सेवन के समय न्यू फाउंडलैंड की खोज जॉन कैबट ने की। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की? तो जॉन कैबट ने की, जो कि व्यापारी था। कब की? 1497 ईस्वी में हेनरी सेवन के समय में की। ये भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाले बुक में है। वेस्ट इंडीज अर्थात अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। वेस्ट इंडीज की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। हॉलैंड ने 1603 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आए? मतलब ब्रिटेन से गए थे, तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में। प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित हुआ था 1616 ईस्वी में। दूसरा व्यापारिक केंद्र मद्रास में स्थापित हुआ था 1639 ईस्वी में। क्रामवेल ने डचों को परास्त कर 1652 में सेंट हेलेना उपनिवेश की स्थापना की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि सेंट हेलेना की उपनिवेश की स्थापना किसने की? तो क्रामवेल ने की। उत्तराधिकार कानून 1701 ईस्वी के अनुसार हैनोवर वंश का शासक बनेगा। ये 1701 ईस्वी में पारित हुआ था। तो हैनोवर वंश का जो है सोफिया उस समय रानी थी। तो सोफिया का पुत्र था जॉर्ज प्रथम, लेकिन सोफिया की पहले ही रानी एन से भी पहले मृत्यु हो गई। तो फिर बाद में जब रानी एन मरी उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो जॉर्ज प्रथम बैठा। हैनोवर समर्थक जो हुइग दल जो वो हैनोवर के समर्थक थे और स्टुअर्ट वंश टोरी दल के समर्थित थे। और रानी एन जब तक थी तो टोरी दल सत्ता में प्रभुत्व था और रानी एन भी समर्थक थी टोरी दल की। और जब जॉर्ज प्रथम शासनकाल में आया तो जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, ये सब के शासनकाल में अर्थात 50 वर्ष तक लगभग शासन में रहा था विग दल था। ओके। वालपोल स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं कहता था, बल्कि वह प्रधानमंत्री के सभी कार्य करता था, लेकिन स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं कहता था। जब जॉर्ज प्रथम के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज प्रथम एकदम चरित्रहीन शासक था, कोई चरित्र ही नहीं था। ना साला इंग्लिश ये जानता था, अंग्रेजी भाषा भी इसको नहीं आती थी, ना ही ये कभी सीखने की कोशिश की थी। और जॉर्ज प्रथम जो है वह जर्मनी से 2 स्त्री लाया था। एक मोटी स्त्री था जिसे काउंसेट ऑफ क्लीमेंसो इसका नाम था, और मजाक से लोग इसे हठनी बुलाते थे। वहाँ की जनता इसे मजाक से हठनी बुलाते थे। और एक दुबली स्त्री को लाया था जर्मनी से ही, तो उसे काउंटेस ऑफ सुल्डनबर्ग इसका नाम था, जिसे मजाक से लोग मेपोल कहते थे। क्या कहते थे? मेपोल। और जॉर्ज प्रथम ने अपनी दोनों यानी स्त्री को इसने जेल में 30 साल तक रखा था। कब? 30 साल तक रखा था। और जॉर्ज प्रथम के बारे में कहा जाता है कि यह मित्रों का मित्र है और शत्रुओं का शत्रु है। इसे इंग्लिश नहीं आता था। इसकी मृत्यु जो है लकवा के कारण 1727 ईस्वी में हो गई थी। और जॉर्ज प्रथम निवासी कहाँ का था? तो मुख्य रूप से यह निवासी था जर्मनी का। कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अब आगे पढ़ते हैं। जैकोबाइट विद्रोह का दूसरा नाम मार का विद्रोह है या फिर 15 का विद्रोह।
तो ये सब एक ही विद्रोह का नाम है। आपसे कोई भी पूछ देगा कि मार का विद्रोह या फिर 15 का विद्रोह या फिर जैकोबाइट विद्रोह कब हुआ, तो 1715 में हुआ। इसका नेता कौन था, तो अर्ल ऑफ मार। देख लीजिए, अर्ल ऑफ मार, तो मार है तो मार का विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। अर्ल ऑफ मार के नेतृत्व में हुआ था, नेता था उस समय, और यह वो सफल हुआ जैकोबाइट विद्रोह। ओके, अब आगे जेम्स एडवर्ड, जो कि जेम्स तृतीय था, जेम्स द्वितीय का बेटा, जेम्स द्वितीय जो कि 3 साल तक शासन किया था। कब, तो वही मेरी और विलियम के पहले। तो यही जेम्स द्वितीय का बेटा था जेम्स तृतीय, जिसका एक अन्य नाम है जेम्स एडवर्ड, और इसे ओल्ड प्रिटेंडर भी कहा जाता है। ओल्ड प्रिटेंडर, जेम्स तृतीय, जेम्स एडवर्ड, ये तीनों एक ही नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोगों का बलवा कानून। बलवा कानून जो है ये 12 व्यक्तियों को एक साथ संघ बनाने के लिए इजाज़त नहीं थी। ये इस कानून के तहत कि 12 व्यक्ति एक साथ संघ नहीं बना सकते हैं, ये बलवा कानून के अंतर्गत आता है। 1716 ईस्वी में वीगो ने संसद की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि संसद की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कब कर दी गई, तो 1716 ईस्वी में। डिक्लेरेटरी एक्ट कब पारित हुआ, कहाँ, यानी डिक्लेरेटरी एक्ट पारित हुआ था 1719 ईस्वी में। 1719 ईस्वी में डिक्लेरेटरी एक्ट पारित हुआ था, और ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बुक में भी है, न्यू वाले ऑब्जेक्टिव बुक में। तो न्यू वाले ऑब्जेक्टिव बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको आप लोगों को याद करना है, और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा 30 मई 2022। 30 मई 2022 को टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। और आप जो है सबसे पहले आप लोग का जो न्यू ऑब्जेक्टिव बुक दिया गया है उसका सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद रहना चाहिए, और सही सही याद रखना चाहिए। जो भी सही किए गए हैं तो सारे आप लोगों को सही सही याद रखना है। उसके बाद ये जो आप लोगों का 6 चैप्टर करवाया गया है इसे करना है। उसके बाद आप लोगों को जो है प्रथम विश्व युद्ध अगर लूसेंट में मिलता है, लूसेंट में, या फिर कोई अन्य बुक में मिलता है वो कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध वो कर लीजिए, उस समय कौन अमेरिका का शासक था, ब्रिटेन का कौन शासक था, कब हुआ था, मित्र राष्ट्र में कौन था, ये सब के बारे में आप लोगों को जानना है। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ये चैप्टर आप लोगों को भी पढ़ लेना, अगर किसी बुक से मिलता है तो सारा ऑब्जेक्टिव निकाल लेना। इस तरह से आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इतना आप लोग सबसे पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को बस तब तक में आप लोगों का टाइम पूरा जाएगा, 1 जून आ जाएगा और आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग का तैयारी अच्छी हो जाएगी, जिससे आप लोगों का 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो डिक्लेरेटरी एक्ट 1719 में आया था आयरलैंड के लिए, यह नियम लाया गया था। डिक्लेरेटरी एक्ट इसलिए लाया गया था। हार्ले ने 1711 ईस्वी में साउथ सी कंपनी की स्थापना की थी, और साउथ सी कंपनी को समुद्र का बुलबुला भी कहा जाता है। लोग इसे समुद्र का बुलबुला भी कहते थे, क्योंकि लोगों की पैसा जो है ना इसमें डूब गया था। लेकिन बाद में फिर इस कंपनी को फिर से शासकों ने इसे बनाया तो फिर चला। अब आगे 4 राष्ट्रों का समझौता 1718 ईस्वी में हुआ था। और 4 राष्ट्र कौन कौन थे, तो फ्रांस थे, ऑस्ट्रिया थे, इंग्लैंड थे और हॉलैंड थे। इसे 4 राष्ट्र का समझौता के नाम से ही जाना जाता है। जॉर्ज द्वितीय, जिसका एक अन्य नाम अगस्त ऑफ हैनोवर भी है, इसके शासनकाल में वालपोल को, इसने जो है ना, वालपोल प्रधानमंत्री था इसके शासनकाल में, पहले से ही प्रधानमंत्री था। जॉर्ज प्रथम के शासनकाल से ही प्रधानमंत्री रहा था, तो जॉर्ज द्वितीय उसी समय गद्दी पर बैठा, तो उस समय प्रधानमंत्री पहले से ही था वालपोल। और जॉर्ज द्वितीय ने वालपोल को उपहार में एक हीरा दिया था जो कि नकली था। यह जो है ना बहुत कंजूस किस्म का व्यक्ति था जॉर्ज द्वितीय, किसी को जल्दी कुछ दान वान कुछ उपहार सब नहीं देता था, इसलिए ये वालपोल को एक उपहार भी हीरा दिया, लेकिन वो भी नकली ही दिया। जॉर्ज द्वितीय की रानी थी कैरोलिन। देख लीजिए, आप लोगों को बताया था कि एक कैरोलिन नाम की एक स्त्री है जस्ट इसी वीडियो में, कि आप लोगों को एक बताएंगे किसी की रानी है, तो जॉर्ज द्वितीय की रानी है कैरोलिन। 1742 ईस्वी में वालपोल ने त्यागपत्र दे दिया। 1742 में वालपोल ने त्यागपत्र दे दिया, और उसके पश्चात न्यू कैसल और पीट द एल्डर यानी कि संभाला शासन वर्ग को, क्योंकि जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय ये दोनों को शासन में उतना रुचि नहीं था, तो यही सब इस पूरे पद्धति को संभालते थे। तो वालपोल के पश्चात न्यू कैसल और पीट द एल्डर कार को संभाला, और न्यू कैसल ये जो है व्हिग दल से संबंधित थे। और वालपोल के बाद प्रधानमंत्री कौन बना, तो कार्टरेट वालपोल के बाद प्रधानमंत्री बना। पेलहम ने ब्रॉड बॉटम एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की। ब्रॉड बॉटम एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किसने की, पेलहम ने की। और जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर, इन दोनों में कुल 11 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है, 11 दिन का अंतर है, जूलियस कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो चलिए अब आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, और बाकी की अपडेट अगर कोई भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलती है या फिर कुछ
इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब उसकी जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से नहीं, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को PDF या फिर टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दी जाएगी, उपलब्ध कर दी जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें हर पल, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही अब आप लोगों को आगे की जानकारी दी जाएगी। और फिर आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो आप देखिए कब आता है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का 1 जून को भी आ सकता है, या फिर 1 जून को एक आएगा वीडियो कि किस प्रकार एग्जाम देना है वो भी आएगा, या फिर आप लोग देख लीजिएगा कि पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, तो इस बार गलती नहीं करना है, रोल नंबर सब भरने में अच्छे से भरना है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर वीडियो आ भी सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।